हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक्स का मैं जितना भी सेट प्रोवाइड करूंगा टर्म 1 के रिगार्डिंग जो आप लोगों का 30 मार्क्स का क्वेश्चन छपने वाले हैं, मैं प्रॉमिस किया था आप लोगों के लिए कि जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा क्वेश्चन का आप लोगों का क्विक रिविजन करवाया जा रहा है, जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 3। इसी तरह से सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से डिस्कस की थी। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट है जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस, याद रखिएगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर नहीं देखें बेहतरीन ढंग से लेक्चर 1 लेक्चर 2 को प्लेलिस्ट में जाकर देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये क्लास जो है ना हम लोगों का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए है। और ये 10 फरवरी और 17 फरवरी को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग सारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा। बस जितना मैं करने के लिए बोल रहा हूं उतना करके जाना, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। पर हाँ, इसका याद रखिएगा क्लास को देखते समय वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमारे पेपर में छपने वाले हैं कि मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मांग का नियम क्या है। व्हाट इज डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, माने मांग का नियम का परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु के दाम बढ़ने से उनकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा क्या, मांग का नियम। तो आपसे पूछा गया मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है। सीमांत उपयोगिता में हास्य नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। एक बात मैं बताना भूल गया हूं, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना लेक्चर नंबर 3, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर जल्दी देखिए, अगर मैं बात करूं सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं बताते चलूं तो फिर हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कब करेंगे, ये भी तो हम लोग का मेन पॉइंट है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव का तो 50 मार्क्स का आने वाला है। तो हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव को जल्दी से हम लोग निपटा लेते हैं। तो आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं चाहे जो भी स्ट्रीम से हैं, और एक बार कमेंट कर दीजिएगा नीचे में, ठीक है, कि अगर आप आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आर्ट्स वाले कमेंट करें, कॉमर्स साइंस जो भी आपके स्ट्रीम है एक बार कमेंट कर देंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि कितना ऐसे स्टूडेंट है जो कॉमर्स और साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स का पेपर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आपका सेट नंबर 4 के लिए आप लोग जल्दी से वेट करें। मैं कमेंट का वेट करता हूं, आप लोग हमारे कमेंट के देखने के बाद जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे मैं तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 2, मांग का नियम समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण, एक बार मान के चलाऊं कीमत, समझिएगा कीमत है, और एक में मान के चलाऊं सर मांग है। क्या है, मांग है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। समझ में आ रहा है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। आपसे पूछा गया है कि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी आ जाती है। यह किसने कहा था, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, तो बताएंगे सर मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग के नियम जो है ना, मांग का जो हम लोग का नियम है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो हम लोग उसका कीमत घट जाती है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। तो ये नियम जो है ना यहाँ पे लिखा है कि मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच क्या होती है, मैंने अभी जस्ट बताया था सर, विपरीत कनेक्शन होती है। क्या होती है सर, विपरीत कनेक्शन होती है, ऑपोजिट। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ में भी आएगा ना, तो एक बार डन कर दीजिएगा ताकि मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों को, मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है यानी, क्योंकि मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको सही ढंग से समझ में ना आए तो फिर बताने का कोई मकसद नहीं रहा। ठीक है, तो समझ में अगर आ रहा है सारा चीज आपको बेहतरीन तरीके से, हमारे क्लास अगर पसंद लग रहा है तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए कोई भी स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मांग के नियम क्या कारण है, मांग के नियम का क्या कारण है। जैसे वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध, मांग के नियम का कारण क्या है, तो याद रखिएगा अभी हमने जस्ट डिस्कस करवाया, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, मांग का नियम व्यक्त करता है, मांग का नियम क्या व्यक्त करता है, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर एकदम ऐसा ही देखना है आप लोगों को, एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। ठीक है,
सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 4 के लिए कमेंट करना ना भूले। सामान्य मांग का वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? जो हम लोग का मांग फलन है ना, इसको हम लोग याद रखिएगा dx इक्वल टू एफ पी एक्स से हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन, हाँ अब आ गया सर नंबरिकल क्वेश्चन। अब नंबरिकल क्वेश्चन में कैसे आपको हैंडलिंग करना है एग्जाम में, समझिएगा। नंबरिकल जब भी आए थोड़ा सा ठहर के समझना चाहिए। माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है, बिल्कुल सही बात है, उपभोक्ता नंबर 1, उपभोक्ता नंबर 2, तथा एक वस्तु मतलब दिया है के लिए जिनकी मांग को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। मान के चलिए जिस वस्तु की दाम 1 रुपया है, D1 9 को खरीदता है, D2 24 को खरीदता है। जिस वस्तु के प्राइस 2 रुपया है, D1 ने 8 को खरीदा है और D2 ने 20 को खरीदा है। तो ठीक इसी तरह से आपको बताया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन है कि वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी? 4 पर आपसे पूछा गया है कि बाजार मांग यहाँ पे क्या होगी। ये आपसे यहाँ पे बेहतरीन ढंग से पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मेरे शेर शेरनियों, देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 के बारे में कहा गया ना, तो 4 में D1 प्लस D2, D1 का वैल्यू था सर 6 और प्लस D2 का वैल्यू था सर 16। काउंट करूं तो आएगा सर 22 इज द करेक्ट आंसर। नंबरिकल क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझना जरूरी है। नंबरिकल क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आते, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स जो है ना और मैथ से बिल्कुल अलग होती है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सारा चीज मैं आज बताऊंगा नंबरिकल से भी कैसे क्वेश्चन आएंगे। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को निम्नलिखित में से दर्शाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन मांग के निर्धारण तत्व है। मांग के निर्धारण तत्व ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड कर दिया गया है। निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? एक ही क्वेश्चन को 50 बार लगने। उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है? उपभोक्ता की आय में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नहीं है, आपको कारक जो है वो नहीं है, तो साधनों की कीमत में याद रखिएगा आपका जो मांग का नियम है साधनों की कीमत को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता का उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस। याद रखिए किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहते हैं, तो बताएंगे सर विलासिता वस्तु। क्या हो जाएगी? विलासिता वस्तु। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका क्या कारण है? जब किसी भी घटिया वस्तु की कीमत गिरती है, जब भी मैं बात करूं घटिया वस्तु की कीमत घटती है, उस समय उसकी मांग बढ़ने के बजाय घट जाती है, उसका मांग भी जो है ना घट जाती है। इसको क्या रीजन? तो गिफिन का विरोधाभास। क्या हो जाएगी? क्या कारण था बताइए? इसका कारण है गिफिन का विरोधाभास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि, नंबरिकल क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से उपभोक्ता की आय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, एक्स की मांग कम हो जाती है, एक्स की मांग जो है कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स होगी। अभी बताइए जब किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो एक्स वस्तु की मांग में कमी होती है, तो आपसे पूछा कि एक्स है क्या? एक्स वो किस प्रकार की वस्तु है? बताएंगे सर घटिया वस्तु। क्या हो जाएगी? घटिया वस्तु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी। गिफिन वस्तु की जो गिफिन वस्तु है हम लोग का, उसकी मांग की जो स्थिति है मांग वक्र की ढाल हमेशा याद रखिएगा क्या होती है। तो इसका आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ऐसे वस्तु जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं मान के चलूं, क्या समझिएगा, मैं मान के चलता हूं चाय, क्या है? चाय और कॉफी, समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, मान लेते हैं चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो हम लोग कॉफी का प्रयोग ज्यादा करने शुरू कर देते हैं, लेकिन चाय की कीमत अगर घट जाती है
समझिएगा, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की, कॉफी का हम लोग क्या करते हैं, उपभोग ज्यादा करते हैं, लेकिन चाय की कीमत अगर घट जाती है, मान के चलिए चाय की कीमत घट जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफी को छोड़कर अब चाय को पीना शुरू कर देते हैं। समझ में आएगा। आलू के दाम बढ़ेगी, प्याज को खाएंगे, प्याज के दाम बढ़ेगी, आलू को खाएंगे, बस यही याद रखना है। तो इस प्रकार के वस्तु का हम लोग हमेशा याद रखें, स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। स्थानापन्न मतलब एक जगह से हटकर दूसरे जगह चला जाना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्थानापन्न वस्तु। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है, एक्स की कीमत कम होने से वाई की मांग कम हो जाती है, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, इन दो वस्तुओं को पूरक वस्तु कहते हैं। क्या होती है, पूरक वस्तु। देखिए अब पूरक वस्तु किसे कहते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कलम पे लगा हुआ स्याही, इसके अलावा कलम चल ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पूरक वस्तु। इसको हम लोग बोलते हैं सर पूरक वस्तु। ठीक है, क्या रहा है क्वेश्चन, यदि वस्तु की एक्स की कीमत होने पर वस्तु वाई की कीमत कम हो जाती है, एक्स की कीमत कम होने पर वाई की कीमत कम हो जाती है, इसको हम लोग किन वस्तु के कैटेगरी में रखते हैं, तो बताएंगे पूरक वस्तु। किसके, पूरक वस्तु। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग। अब जैसे रसगुल्ला और गुलाब जामुन मेरे पास आ गया, एक आ गया सर रसगुल्ला और एक आ गया सर हमारे पास गुलाब जामुन। अब रसगुल्ला और गुलाब जामुन मान के चलिए क्या हुआ है कि रसगुल्ला का दाम भी 5 रुपया है, गुलाब जामुन का भी दाम 5 रुपया है, लेकिन कुछ दिन के बाद अब क्या हुआ कि रसगुल्ला की कीमत कर दिया है 3 रुपया। कितना कर दिया है, 3 रुपया। अब व्यक्ति किस पर ज्यादा रुचि जताएंगे, तो रसगुल्ला के ऊपर जताएंगे। क्यों, क्योंकि गुलाब जामुन का प्राइस तो 5 रुपया है, रसगुल्ला की कीमत तो 3 रुपया है या नहीं। देखिए आपके मुंह से पानी आ रहा है, मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, मैं खुद आपको खिलाऊंगा। बस आप अपने स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में टॉपर कीजिए, मैं खुद आपके घर जाकर आपके हाथों से मैं खिलाऊंगा। खाना चाहते हैं ना मेरे लाल, तो एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग हमेशा कम हो जाती है। क्या होती है, मांग कम हो जाती है। इसकी कीमत अगर कम हो गई है तो इसका लोग अब ज्यादातर प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग करने लगेंगे। रसगुल्ला 3 रुपया हो गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, कीमत में परिवर्तन होने पर, कीमत प्राइस में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, जब वस्तु की मांग हमेशा पूर्ण बेलोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण लोचदार, चारों स्टेटमेंट को ना, 4 सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में यहां से टपकता है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जब मांग वक्र क्षैतिज होती है तब मांग होती है, हमेशा याद रखिएगा, होती है पूर्ण बेलोचदार होती है। क्या होती है, क्षैतिज रेखा में होती है तो पूर्ण बेलोचदार होती है। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा, मांग मात्रा, देखिए ये जो मांग रेखा है ना, ये जो 22 आप देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें आपका एग्जाम में डायग्राम भी होगा, खैर मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं लेकर आया हूं, फिर भी मैं समझा देना चाहता हूं कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्र x अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। क्या हो जाएगी, 1 से कम होगी हमेशा। ठीक है, और अभी जो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहा हूं ना, एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले आप लोगों का एग्जाम 10 तारीख को होगी और एक एग्जाम आप लोगों का 17 तारीख को है, तो एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले, मान के चलिए कि 9 तारीख या 8 तारीख के बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे मान के चलिए कि 15 तारीख या 16 तारीख के बीच में एक धाकड़ क्लास होगी। याद रखिएगा, एक धाकड़ क्लास होगी, जिसका नाम है, याद रखिए, क्विक रिवीजन। क्या नाम है, क्विक रिवीजन। क्यूआर कोड सुने हैं ना, जो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, ठीक इसी तरह से क्विक रिवीजन होगी। पूरा जितना आज तक 2023 में पढ़ाया हूं, 2024 तक सारा कोना एकदम नींबू की तरह में निचोड़ कर इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जहां पे क्विक रिवीजन जिससे हम लोग कहेंगे। ठीक है, जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तब मांग हमेशा क्या होती है, पूर्ण बेलोचदार होती है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ना समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ण लोचदार क्या है, पूर्ण बेलोचदार क्या है, लोचदार क्या है, बेलोचदार क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की और कोशिश करूंगा। यदि एक्स वस्तु की मांग रेखा अक्ष वाई के समांतर खींची गई तो उसका तात्पर्य यह है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच हमेशा क्या होगी, 1 होगी। मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सर के ऊपर से उड़ रहा है। मांग की लोच प्रभावित करने वाले घटक कौन से? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर,
आय स्तर, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। जो आवश्यक वस्तु है ना, आवश्यक वस्तु जैसे हमें चावल चाहिए खाने के लिए, आटा चाहिए चाहे कितना भी कीमत बढ़ ना जाए, हमें आलू चाहिए कितना भी कीमत क्यों ना बढ़ जाए, हमें ऑक्सीजन चाहिए चाहे प्रकृति में कितना प्रदूषण क्यों ना हो जाए। तो ठीक इसी तरह से कि आवश्यक वस्तु जो हमें कंपलसरी है, दिनचर्या वस्तु है कि मांग की लोच हमेशा होती है। याद रखिएगा, इकाई से कम होती है। क्या होती है? इकाई से कम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच हमेशा एक से कम होगी। क्या हो जाती है? एक से कम हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और कोई ऐसे स्टूडेंट जो लेक्चर 1 से लेक्चर 2 तक नहीं देखे तो इस वीडियो को रोके लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्लेलिस्ट में जाकर देखें। निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर की मांग हमेशा लोचदार होती है। लोचदार क्या होगा? पूर्ण लोचदार, सब चीज मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, मान लेते हैं कि मैं एक टीवी खरीदता हूं 50,000 का। कितना हजार का? 50,000 का मैं एक टीवी खरीदता हूं। तो आपसे पूछा उस वस्तु की मांग क्या होगी? उस वस्तु की मांग सापेक्षिक लोचदार होगी। लोचदार होगी। क्या होगी? सापेक्षिक लोचदार होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, मतलब मान लेते हैं कोई आप टीवी खरीदे, उसमें आप 50,000 रुपया कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, तो मैं अपने इनकम का, मैं अपने अर्निंग का, मैं जितना भी कमाया हूं उसका सबसे ज्यादा अमाउंट इस महीने में मैं अपने टीवी पे खर्च करना चाहता हूं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक बेलोचदार। क्या बोलेंगे? सापेक्षिक बेलो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाते हैं। अब आपका यहां से नंबरिकल का क्वेश्चन शुरू होता है। नंबरिकल, अगर आप साइंस और कॉमर्स लिए हैं तो आपका 1 मार्क्स का नंबरिकल आएगा, लेकिन अगर आप आर्ट्स लिए हैं ना तो याद रखिएगा 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, बल्कि आपका सब्जेक्टिव में भी आएगा। बहुत ईजी आएगा, टेंशन नहीं लेना, समझिएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में क्या, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से 5% की कमी होने से 5% की कमी होने से उसकी मांग में 8% की वृद्धि होती है। क्या होती है? 8% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा गया है क्या कि वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच क्या है? आपको पता होना चाहिए। क्या मेरे शेर शेरनियों, याद रखिए कीमत लोच का फॉर्मूला आता है। कीमत लोच को हम लोग याद रखिए ईडी, हम लोग इसको बोलते हैं सर ईडी। ठीक है, ईडी भी बोल सकते हैं या आप पूरा लिख सकते हैं कीमत लोच। कीमत लोच का एक फॉर्मूला होता है, क्या? समझिएगा, जो मैं लिख रहा हूं समझिएगा। याद रखना है किसका बारे में? मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसको एक बार लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। याद रखिए क्या? प्रतिशत परिवर्तन लिखना है और इसके बाद यहां पे आंसर को एकदम छाप देना है। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है सर? 8%। तो लिखेंगे सर, कूद के लिखेंगे क्या? 8%। और कीमत में तो बताएंगे सर, कीमत में दिया होगा कितना? तो बताएंगे सर 5%। कितना दिया है? 5%। याद रखिए क्या हो जाएगी? 5%। लोगों को क्या करना है कि 8 को 5 से डिवाइड करना है। 8 को 5 से हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 1.6। क्या आ जाएगी? 1.6। तीन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं याद रखना है कि कीमत रोज का फॉर्मूला आता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखिएगा, बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जो भी डाटा दिया रहेगा बस उसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होती है, कितना परसेंट की? 4% की वृद्धि होती है, 8% की कमी होती है। अब क्या होता है कि 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत रोज क्या होगी? तो आपसे फिर से यहाँ पे पूछा गया कि मांग की कीमत रोज क्या होती है। देखिए मेरे बात को एक समझिएगा, मैं ना शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब देखिए फॉर्मूला में ऑलरेडी एक भी लिख चुका हूँ कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। सबसे पहले देखेंगे कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कहां हो रही है। तो बताएंगे सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 8, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 4, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 2। कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। डन कर दीजिए, एक बार समझ में आ रहा है तो डन कर दीजिएगा, ठीक है। जितना बता रहा हूं बस करते जाना है। क्वेश्चन 37, यदि किसी वस्तु की मांग फलन, आप समझिएगा Q इक्वल टू दिया हुआ है। क्या मेरे शेर और शेरनियों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, याद रखिएगा। Q इक्वल टू दिया है 1/P। क्या दिया है? 1/P दिया हुआ है। तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत रोज हमेशा क्या होगी?
हमेशा 1 होगा। क्या हो जाएगी? हमेशा 1 होगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 2 लिखा रहेगा 2/p इक्वल टू क्यू, तो हमेशा 2 होगी। मतलब यहाँ पे जो भी डाटा लिखा रहेगा आपको वही आंसर क्लिक करना है। अब आते हैं सर मेन न्यूमेरिकल के पास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया है सर इसका सॉल्व करके दिखाइए। फाइनली आज मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यदि किसी वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू कितना दिया है सर? Q इक्वल टू 10 - P, तो वस्तु की प्रति इकाई कितना है सर? P इक्वल टू दे दिया है सर 2 रुपए होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या? मतलब Q का वैल्यू आपको यहां से फाइंड करना है। क्या मेरे शेर शेरनियों? Q की वैल्यू फाइंड करना है। ओके सर, 10 की जगह पे 10 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, P का वैल्यू दिया है कितना? 2। अगर Q का वैल्यू हमसे पूछे 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। क्या हो जाएगी? 8। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी। डन कर दीजिए अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, शायद वो साइंस का स्ट्रीम है, ठीक है। एक बार आपके लिए ये क्लास खास करके स्पेशल हो रहा है, जिसने कमेंट किए थे बार बार कि सर ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 साल से बार बार ये क्वेश्चन 2 साल से रिपीटेड हो रही थी। समझिएगा, इसको बनाने का ना थोड़ा सा लॉजिक चाहिए। क्या लॉजिक चाहिए? कुछ नहीं करना है। क्यू, ये जो हम लोग का सर दिया है क्यू इक्वल टू 20p - 2p, ये आपको थोड़ा सा समझना है। हो सके आप रट्टा लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है सर, इसका वैल्यू दिया था। अच्छा यहाँ पे गायब है मेरा। अच्छा यहाँ पे दिया था p, याद रखिएगा लेस देन 10 आपसे दिया हुआ था। तो यहाँ पे ना 10 20 × 10 - 2 × 10p करना है। क्या करना है? सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगी, यहाँ पे हम लोगों का, मैं मिसप्रिंट में कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पे 10 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 20 होगा। क्यों? क्योंकि 20 का वैल्यू दिया हुआ था। इसमें भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी याद रखिएगा 20p होगी। बस यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पुट कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब आते सर 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 माइनस 2 को 20 से गुना कर देंगे तो 40p। इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए, क्या आप कल सॉल्व कर सकेंगे या नहीं? खास करके मैं उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको समझ में आया है नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। जो आप कमेंट किए थे साइंस स्ट्रीम के लिए स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एक बार जरूर बता दीजिएगा ये क्वेश्चन। हाँ, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी सर मैं 20 क्यों पुट करूं यहाँ पे। ये 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझने के लिए नहीं, आपको रट्टा भी लगाना होगा। यहाँ पे 20 का, यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिया रहेगा बस हाँ लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन होना चाहिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपका नंबरिकल आ गया है। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण मतलब Q इक्वल टू 15 - 2p दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया तो वस्तु की प्रति इकाई की कीमत रुपया कितना है? कीमत, प्राइस मतलब 1 दे दिया है, प्राइस p इक्वल टू 1 दे दिया है। तो वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या? मतलब वस्तु की मांगी गई मात्रा, तो 15 - 2 × p का वैल्यू दिया था सर 1। अब माइनस करेंगे सर 15 - 2 और 15 - 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा सर 13। क्या आ जाएगी? 13। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोगों सर? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या आप लोगों को ये सेशन में जो मैं नंबरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं? एक बार जरूर डन कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, आपको समझना जरूरी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्लास शुरू से लेकर इन पोजीशन देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट सेट के साथ, सेट नंबर 4 में।